हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी रिलेशंस को लेकर। रिलेशंस में हमने बात करी थी कि रिलेशन जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा। वो सेट ए और सेट बी क्या है हमारे पास? वो हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं जिनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन को तैयार करते हैं। तो हमने रिलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन कही थी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब आर इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमने बात की थी, जहां ए और बी को हम नॉन एम्प्टी सेट्स कहते थे। अच्छा, बात कर रहे हैं हम फंक्शंस की। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फंक्शंस। फंक्शंस में हम बात करेंगे, फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। तभी इसने पहले देखिए, रिलेशन पढ़ाने से पहले इसने सेट्स की जानकारी दी, फिर रिलेशन पढ़ने के बाद ये फंक्शन की जानकारी दे रहा है। सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस के लिए हम बात करेंगे, हम कहेंगे फंक्शंस जो है वो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं। अब रिलेशन फंक्शन है हमने कह दिया, लेकिन क्या हाँ, रिलेशन फंक्शन है, लेकिन क्या हर एक रिलेशन एक फंक्शन होता है? नहीं, हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता, हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है। देखिए मैं क्या बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक रिलेशन जो है वो फंक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन हर एक फंक्शन जो होगा वो रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स ही बैठते हैं। लेकिन फंक्शन क्या कंडीशन रखता है? फंक्शन कंडीशन रखता है कि उसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो मतलब उनकी इमेज हो। और दूसरी कंडीशन वो क्या रखेगा फंक्शन, कि हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो, पहली चीज। दूसरी, हर एक की एक ही इमेज हो, हर एक की एक ही इमेज हो। मतलब हमारे पास अगर ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं ना किसी सेट के अंदर, उस सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं उनमें दो एलिमेंट्स मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम डोमेन नहीं होने चाहिए। आपको बात समझ में आई? मैं क्या कह रही हूँ, एक फंक्शन होने की फोरमोस्ट कंडीशन क्या होती है कि वो हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए, हर एक एलिमेंट किसका, डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, उसकी इमेज मौजूद होनी चाहिए और हर एक डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इस केस में हम बात करेंगे अपने फंक्शन की। तो फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम कह रहे हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तरीका होता है एफ ए टू बी। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ेंगे एफ मैप्स ए टू बी। एफ मैप्स ए टू बी वेर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ध्यान रहे इस बात का, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये बहुत ही प्यारी बात है, ए और बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। और इसको पढ़ेंगे एफ मैप्स ए टू बी। फंक्शन ए से बी में अगर जा रहा है तो उसे लिखा जाता है इस तरीके से। और ये हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। इसमें ये जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और ये जो है हमारी ये कोडोमेन है। और हमें एक चीज और क्या पता है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपको आई बात समझ में? अगर हम किसी मैपिंग को शो कर रहे हैं, हम किसी फंक्शन को शो कर रहे हैं, फंक्शन एक्चुअल में एक मैपिंग ही होती है। जब हम एक मैपिंग को शो कर रहे हैं तो एफ मैप्स ए टू बी हमारे पास जो दिखाया जाएगा, फंक्शन को दिखाने का तरीका है, उसमें ए एलिमेंट जो होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। और जिनके साथ ए के एलिमेंट्स की, डोमेन के एलिमेंट्स की मैपिंग होगी ना, उसको हम रेंज बोलेंगे। और वो रेंज जो होगी वो इम्प्रॉपर सबसेट होगी कोडोमेन की। मतलब क्यों मैं ऐसी बात कर रही हूँ? अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी कर दीजिए। हमने कहा 1 की मैपिंग हो रही है ए के साथ, यहाँ से यहाँ जो फंक्शन काम कर रहा है वो एफ फंक्शन है, ठीक हो गया। यहाँ 2 की मैपिंग सी के साथ, 3 की मैपिंग ई के साथ, 4 की एफ के साथ, एफ की जी के साथ किसी कंडीशन के अंदर होती होगी। जब ये इसके साथ एसोसिएटेड है, मैपिंग एसोसिएटेड, और ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये किस तरीके से, मतलब मैपिंग मतलब ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। समझ में आ गई? ये डोमेन होगी और ये रेंज होती होगी। तो अब हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स क्या आ गए? 1 2 3 4 5। हमने क्या देखा कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज मौजूद है। हर एक से तीर निकल रहा है, देखिए हर एक एलिमेंट से तीर निकल रहा है और वो किसी ना किसी पर जाकर लग रहा है।
किसी ना किसी पर जाकर लग रहा है, तो इसको हम फंक्शन कहने के लिए तैयार हो रहे हैं, फंक्शन कहने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी भी मैंने फंक्शन नहीं कहा इसे। फंक्शन कहने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। दो कंडीशंस क्या है? हर एक एलिमेंट की यहाँ इमेज मौजूद होनी चाहिए। दूसरी बात कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो एक ही होनी चाहिए। तो मतलब इसका भी मीनिंग समझाऊंगी, हर एक की एक इमेज होने का मीनिंग भी समझाऊंगी। पहले इतनी बात समझते हैं। हमने देखा हर एक एलिमेंट से तीर निकल रहा था, एरो निकल रहा था और वो इसको हिट कर रहा था। तो हमें पता चल गया कि फंक्शन की पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। ये देखिए 1 की ए के साथ, मतलब अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स तैयार करूंगी तो 1, ए, दूसरा 2, सी, तीसरा हो गया हमारा 3, ई, चौथा हो गया हमारा 4, एफ और पांचवा हो गया जी हमारा 5, जी। ये ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे एक सेट के अंदर बैठ गए और ये सेट जो है ये फंक्शन है। ऑर्डर्ड पेयर्स का ही सेट है फंक्शन भी। और इसमें आप देखें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है। जबकि रिलेशन में क्या कंडीशन होती थी? रिलेशन कहता था कि मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स मैं उन सबको भी अलाउ करूंगा जिसमें हमारा डोमेन जो है वो सेम हो, वो भी अलाउ होंगे किसी कंडीशन के थ्रू। तो जबकि फंक्शन कहता है कि हर एक की मैपिंग हो, जितने एलिमेंट्स मेरे डोमेन के अंदर बैठे हुए हैं सबकी मैपिंग हो और हर एक की एक के साथ मैपिंग हो। अच्छा, अब मैं अपनी बात पर आती हूँ। मैंने कहा कि एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाए कि मैं कैसे डिफाइन करूं कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। हमने एक सेट ले लिया ए, ये सेट ले लिया हमने बी। यहां से यहाँ जो मैपिंग हो रही है वो एफ मैपिंग हो रही है। यहाँ पर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वही ए बी सी डी ई एफ और ये जी बैठा दिए, ठीक है। मेरे 1 से एक एरो निकला, 1 से दूसरा एरो निकला, ठीक है। 2 का सी से मैपिंग हो रही है, 3 की डी से मैपिंग हो रही है और हमारी 3 की ही ई से मैपिंग हो रही है, 4 की एफ से मैपिंग हो रही है और 5 की जी से मैपिंग हो रही है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है? फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड है। देखिए यहाँ से एरोस निकल रहे हैं ना, ठीक है। तो फंक्शन की पहली कंडीशन तो इसने ओके कर दी। दूसरी कंडीशन को, अभी मैंने इसे फंक्शन नहीं कहा, फंक्शन होने के लिए दोनों की दोनों कंडीशंस को ओके करना जरूरी है। पहली कंडीशन को तो इसने ओके कर दिया। अब देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन को भी ओके कर रहा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन को ओके करना मतलब एक पॉइंट से, एक डोमेन के एक एलिमेंट से एक ही एरो का निकलना। जबकि यहाँ पर एक एलिमेंट 1 ऐसा है जिससे 2 एरोज निकल रहे हैं और एक एलिमेंट 3 ऐसा है जिससे 2 एरोज निकल रहे हैं। तो ऐसे जो हमारी जो रिलेशन जाएगा या जो भी हमारे पास जाएगा, ये जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि एक एलिमेंट से 2 या 2 से ज्यादा एरोज निकल रहे हैं। एक से ज्यादा एरोज निकलने ही नहीं चाहिए। एक से एक ही एरो निकलेगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। जैसे इसमें हमारे पास आया तो ये हमने कहा इट्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, हमने बात कर दी। अगर इसी में क्या होता, हमारे पास सेट है ए, ये सेट है हमारे पास बी, इसमें हमारी मैपिंग हो रही है एफ। अगर मैं इसको 1 2 3 4 और 5 कह रही हूँ, ये वही मैंने ए बी सी डी ई एफ और जी वाली बात कर दी, ठीक हो गया। अब मैं 1 से इस पे मैपिंग दिखा रही हूँ, इससे इसमें दिखा रही हूँ, ये मैंने दिखाया, ये मेरा दिखा दिया मैंने, और 5 से भी मैंने इधर ही मैपिंग दिखा दी, ठीक हो गई। अब इसमें देखिए, अब फंक्शन की कंडीशंस को ओके कराइए। फंक्शन की कंडीशन क्या कि हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए डोमेन का, हाँ हर एक से एरोज निकल रहे हैं, ठीक हो गई बात। दूसरी बात हम करते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए, मतलब एक से एक ही तीर निकलना चाहिए। 1 से एक तीर निकला ए पर, 2 से एक तीर निकला ए पर। रेंज कॉमन हो सकती है लेकिन डोमेन कॉमन नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की। मैंने आपसे ये पहले भी बात कही कि हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन एक रिलेशन है। रिलेशन फंक्शन नहीं है उसके लिए कारण क्यों क्या होता है कि रिलेशन के जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स या सेट की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से मिलेंगे आपको, जिसमें कि डोमेन जो होती है वो कॉमन हो सकती है किन्हीं 2 या 3 ऑर्डर्ड पेयर्स की। जैसे हम देखते थे तो हम पहले 1 2 3 और ए बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो 1A 1B कह देते थे ना,
तो देखिए यहीं पर दो एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिनकी कॉमन डोमेन हो गई, हमने इसे देखते ही कहते हैं ना खारिज हो गया ये कि एक दो फंक्शन नहीं है। तो देखते ही समझ में आ जाती है चीज कि अगर किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स के डोमेन कॉमन हो गई ना, हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन की कैटेगरी में आ गया जी। इसमें क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड है और हर एक की एक ही इमेज है। हमने कहा कॉमन डोमेन नहीं होनी चाहिए, रेंज कॉमन हो सकती है। इसके लिए ये यूनिक इमेज है, इसके लिए ये यूनिक इमेज है, इसके लिए ये यूनिक इमेज है, इसके लिए ये यूनिक है। ठीक हो गई? तो ये हम बात करें। अब मैंने आपसे ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन का मतलब क्या हुआ? जो रेंज है वही डोमेन कोडोमेन है, जो रेंज है वो ही कोडोमेन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटा होता होगा जिसके साथ मैपिंग हुई होगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी? रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन का मीनिंग है कि यहाँ का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटा होगा कोडोमेन का जिसके साथ मैपिंग नहीं हो रही होगी। तो हम बात करते हैं, जैसे मैं रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट की बात करूंगी कोडोमेन में और उसको फंक्शन भी दिखाऊंगी। तो वही बात मैंने करी, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ से यहाँ मैपिंग जा रही है एफ। ये हमने एक और सेट तैयार कर दिया है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये हमारे डोमेन, ये हमारी कोडोमेन। यहाँ पर एलिमेंट्स डाल देती हूँ ए बी सी और टी डाल देती हूँ, बस इतना ही डाल देती हूँ। यहाँ से यहाँ मैंने एरो दिखा दिया, यहाँ से यहाँ मैंने एरो दिखा दिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। कैसे भी दिखा सकते हैं, वो तो हमारा फंक्शन, हमारा रिलेशन, हमारे पास जो एक कंडीशन दी होगी वो हमें मैपिंग करने के लिए मजबूर करेगी, वो बात हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज मौजूद है। ठीक हो गया? और यहाँ का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसके ऊपर की एरो हिट नहीं किया है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ इस केस में रेंज वही है जो कि कोडोमेन है। देखिए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी अदर सबसेट का मतलब होता है कि जो सेट ये है वही सेट ये है। रेंज हम क्या कहेंगे, इसकी ए बी सी डी बोलेंगे, और कोडोमेन भी क्या है, ए बी सी डी। तो दोनों सेट्स हमारे इक्वल है रेंज और कोडोमेन की, तो हम इसे इम्प्रॉपर सबसेट कह देंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। तो आपको फंक्शन की बात समझ में आई। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, अगर मैं ए से बी पर, ए और बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उन पर अगर मैं बात कर रही हूँ किसी फंक्शन के होने की, तो उस केस में हमारे पास दो कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई करना होगा। एक क्या कि डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो, उससे एरोज निकल रहे हो, और दूसरा हर एक की एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही प्यारी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब हमसे कहता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये हम बहुत ज्यादा सुनेंगे ये शब्द, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स दोनों या तो रियल नंबर्स के सबसेट होने चाहिए या रियल नंबर्स ही होने चाहिए। मेरी बात समझे आप? मैंने कहा कि अगर हम किसी रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन की मीनिंग क्या होती है कि रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारा जो डोमेन और कोडोमेन होनी चाहिए, या तो वो दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए या रियल नंबर्स के सबसेट होने चाहिए। जैसे अगर कहीं आपको, अब एक ए टू बी अगर हम बात कर रहे हैं ना, एफ मैप्स ए टू बी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। अच्छा, अगर मैं एफ मैप्स एन टू एन के बारे में बात करूंगी तो मेरा एन जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है, और नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ किसका? रियल नंबर। पढ़ा है हमने ये सब, रियल नंबर्स का सबसेट है जी नेचुरल नंबर। ठीक हो गई? इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे लेकिन नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो हमारे पास ये भी और ये भी जो है वो सबसेट ऑफ क्या है? रियल नंबर्स है, तो हम इसे रियल वैल्यूड फंक्शन कह देंगे। फिर अगर मेरा आता है एफ मैप्स आर टू आर, एफ मैप्स आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक हो गई? अगर ऐसा होता है एफ मैप्स एन टू आर वाली बात होती है, एन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर तो रियल नंबर ही है, तो ये भी हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। तो हम कोई छोटी छोटी एक एक जो वर्ड होता है या एक एक जो स्टेटमेंट होती है ना हमारे, उसकी मीनिंग अगर पता रहे तो हम बहुत अच्छे से फंक्शंस को के साथ खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमें कुछ ग्राफ्स के थ्रू बताने वाला है
बातें, ठीक है, बात करते हैं। Some functions and their graphs. ठीक हो गए। तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब हमारी एक इक्वेशन टाइप की तो होगी। अब इक्वेशन मतलब मैं जो चीज डाल रही हूँ मेरी आइडेंटिटी में कोई चेंज ना है, मतलब रिटर्न वही चीज हो, मुझे जो चीज डाल रही हूँ वही मुझे मिले। तो ऐसा फंक्शन जो है उसे किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो फंक्शन होता होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो एफ एक्स को हम किससे चेंज कर सकते हैं, इसके बदले क्या सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, दैट इज एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स टाइप की इक्वेशन अगर आपको दिखेगी तो इसका मतलब है कि वो हमारा कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन को देखो मैं बहुत ही इजी करके आपको बता रही हूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन की मीनिंग क्या है, कि ऐसा फंक्शन जिसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं मुझे रिजल्ट वही मिले। मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स। और ग्राफ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं कार्टिजन प्लेन में ही तो खेलूंगी। कार्टिजन प्लेन में खेलना मतलब मेरी एक इक्वेशन ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें मैं x की जगह एब्सिसा वो जो रखूं वही मुझे ऑर्डिनेट मिले। तो ऐसे मेरे 1 1 2 2 -1 -1 0 0 टाइप की चीजें मिलती जाएंगी मुझे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यही हमने कह रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन भी है। अब इसकी मैपिंग जो होती है वो कहां से कहां होती है जी, R टू R। क्यों मैं बात कर रही हूँ ऐसी, मैं y इज इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ खींच रही हूँ, तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचती हूँ तो ये हमें बिल्कुल हाथ में फिंगर्स में ऐसे लर्न होने चाहिए सारे ग्राफ्स, ताकि हम लोगों को बहुत फायदा हो आगे चलकर। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाली अगर हम बात करें तो ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस है जी। ये हमारा ओरिजिन हो गया। जब मैं y इज इक्वल्स टू एक्स की बात कर रही हूँ तो y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से जाता है। देखिए मैंने कहा जो 0 रखूंगी तो 0 मिलेगा, 0 0 कोऑर्डिनेट ये। 1 रखूंगी तो 1 मिलेगा, अगर मैं 1 यहाँ पर कह रही हूँ 1 यहाँ कह रही हूँ तो कहीं यहाँ पर 1 मिलता होगा मुझे। फिर ऐसे 2 2 3 3 4 4 5 5 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 या -1.5 -1.5 इस टाइप के एलिमेंट्स मुझे मिलते रहेंगे। तो मैं उसको अगर ज्वाइन करूंगी तो मुझे क्या मिलेंगे, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये हमारा जो ग्राफ है ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अब आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ में हम डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं। मैंने मैपिंग के थ्रू तो सीधे ही आपको बता दिया कि एफ मैप्स इस केस में R टू R होगा। अब R टू R कैसे हुआ वो भी हम बात करते हैं। हमारे आइडेंटिटी फंक्शन को हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से रिप्रेजेंट किया, जहां मैंने एफ एक्स को वाई की जगह दी। मैं जहां पर भी एफ एक्स दिखता है हम उसे वाई से रिप्लेस कर सकते हैं इन केस ऑफ फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू एक्स हमें मिला। तो ये जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं मुझे डोमेन और कोडोमेन की बात करनी होगी तो डोमेन का मतलब है ये फैलाव, ठीक है, ये फैलाव देखे कहाँ तक जाएगा, और कोडोमेन का मतलब है मेरी हाइट। समझ में आ गई, डोमेन और कोडोमेन। तो डोमेन आप बताइए, मैं इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स भर सकती हूँ ना एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब ये जो लाइंस होती हैं जब हम कार्टिजन प्लेन की बात करते हैं, इसमें जो हमारी दो ये कार्टिजन प्लेन तैयार करते हैं, हम कैसे तैयार करते हैं, दो रियल नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन करके। जब मैं एक रियल नंबर लाइन और ये दूसरी रियल नंबर लाइन को इसको उठाकर इसके ऊपर परपेंडिकुलरली इंक्लाइन करती हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, कार्टिजन प्लेन तैयार कर पाती हूँ मैं। तो ये पूरा फैलाव है, देखिए पूरा फैलाव। तो x जो है, जो डोमेन है वो हमारा r को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोडोमेन भी हमारी r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी मैपिंग जो जाएगी वो R टू R जाएगी। ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन आ गया। तो इसके लिए हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें कि फंक्शन की डोमेन क्या है, R है, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, वो भी R होगी। आगे बात समझ में। तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। कहीं आपने स्लोप टाइप की चीज भी पढ़ी होगी। यहाँ पर हमारे पास इस केस में जो स्लोप होता है वो 1 के इक्वल होता है। मींस जो इंक्लिनेशन होगा ना इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी जो एक्स एक्सिस के साथ, वो 45 डिग्री 45 डिग्री होता है। तो हमारा m जो होता है स्लोप वो 10 45
tan थीटा के इक्वल होता है, मीन्स tan 45 डिग्री m इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस केस में हम अगर आपने ये लाइन की इक्वेशन तो मेरे ख्याल से पढ़ी ही होगी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्मेट होता है, और c जो होता है वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट होना मतलब ओरिजिन से पास ना होना। अगर कोई लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की होती है, इसका मतलब है वो लाइन जो है ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। और प्लस सी का होना मतलब इस लाइन को उठा के या तो ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये लाइन का इस तरीके से जाना, पैरेलल शिफ्टिंग होगी, पैरेलल शिफ्टिंग, तो ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 की बात करूं ना, तो मेरा इंटरसेप्ट कितना है, +1 इंटरसेप्ट है। 1 कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ पर लाई करेगा। मेरे दिमाग में तुरंत y इज इक्वल्स टू एक्स का पिक्चर आना चाहिए। हम ओरल खींच सकते हैं इन ग्राफ्स को। अगर मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आता है तो मैं 1 को, ये हाइट है ना, अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूंगी तो y 1 मिलेगा, तो मेरा 1 यहाँ पर है कहीं, इस लाइन की पैरेलल शिफ्टिंग में कर दूंगा अगर ऐसे, ये जी ये 1 से पास होगी तो ये वाला जो ग्राफ आ जाएगा ये x प्लस 1 का ग्राफ होगा। देखिए कितना इजी बात है, कितनी इजी बात है। हमने कहा कि y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ मुझे आता हो तो मैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 खींच सकती हूँ। हाँ जी खींच सकती हूँ। अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की बात करूँ, मतलब मुझे नीचे की हाइट में जाना है, x माइनस 2 वाली बात हो रही ना, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 मतलब 2 हाइट नीचे जाना है मैंने। क्योंकि अगर x को 0 रख देती हूँ तो हाइट तो -2 है, -2 कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ पर मिलता होगा, तो इस लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर दिया -2 पर, तो ये जो लाइन जाएगी ये हमारी जो होगी वो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की लाइन होगी। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा मैम तो y इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू का ग्राफ इस तरीके से जाता है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा। अच्छा जी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ मतलब इंक्लिनेशन कितना हो गया, 135 डिग्री। 135 डिग्री होते ही हमारी लाइन जो है पूरी घूम जाएगी, लेकिन कंडीशन वही y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, तो हमारी लाइन लो जी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये हमारी तैयार हो गई y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की, और इसका स्लोप क्या है जी -1। अब इसके लिए भी क्या, मैं माइनस एक्स इज इक्वल y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 की अगर मैंने लाइन खींचनी है तो क्या मैं वैसे ही खींचूंगी जैसे अभी तक खींच रहा था या खींच ली थी, तो हाँ वैसे ही खींचेंगे। +5 है ना, +5 मतलब मैं +5 हाइट में चली जाऊंगी और इसको पकड़ के पैरेलल शिफ्ट कर दूंगी। लो जी मेरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 का ग्राफ खींच गया। अब आप कहेंगे यार हम तो पिछले क्लास में मैम बड़े इसके लिए टेबल बनाते थे। हाँ हम टेबल बनाते थे क्योंकि वहाँ हम बेसिक्स ले रहे होते थे। अब हमें ये चीजें ओरली आनी चाहिए, हमारे दिमाग में देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का ग्राफ खींचना है तो मुझे y इज इक्वल्स टू 2x मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू द y इक्वल्स टू x। 2x की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा लाइन जो है इसकी तरफ को झुक जाएगी और ऐसे ओरिजिन से ही पास होगी, और 2x प्लस 3 है तो +3 हाँ ऊपर से हमने से ले गए, बस बन गई जी हमारी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हमारा रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम इन ग्राफ्स को सीखते हैं, बनाना शुरू करते हैं, जिससे हमारी सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। क्योंकि अभी तो हम बहुत ही छोटा सा सिलेबस करके आए थे, अब हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ता रहता है। अगली बात करते हैं हमारे कांस्टेंट फंक्शन की। अगली बात कर रहे हैं हम अपने कांस्टेंट फंक्शन की। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम कांस्टेंट मतलब स्थिर है, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, वो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे हम x को कितना ही रखते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कांस्टेंट ही आ रही है वैल्यू। तो किस टाइप का हमारे पास फंक्शन होता होगा, कुछ ऐसा f(x) इज इक्वल्स टू c टाइप का, जिसे हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू c टाइप का। अच्छा अगर y इज इक्वल्स टू c टाइप का कह रहे हो, मान लिया c कोई कांस्टेंट ही तो है, मैं इसे 3 ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 4 कुछ भी, -1 -2 -1.5 कुछ भी ले लो, कुछ भी, तो वो कांस्टेंट ही तो है ना। तो मैंने एक फंक्शन लिया कांस्टेंट फंक्शन जिसमें f(x) जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो अब इस कांस्टेंट फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, तो y इज इक्वल्स टू c टाइप का, या जहां पर c इक्वल्स टू 3 टाइप की चीज है वहां पर हमारा y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब मुझे समझ में आ गई भैया, लो मैंने अपना x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया और ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने
सी डिस्टेंस पे, सी कुछ भी हो सकती है ना, तो मैंने ये डिस्टेंस को सी सपोज कर लिया यहाँ पर, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी टू एक्स एक्सिस। तो हमने कहा ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके डोमेन और कोडोमेन को भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। हाँ जी, मैं इसकी डोमेन और कोडोमेन को भी डिफाइन कर सकती हूँ। इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर्स, और कोडोमेन भी सारे रियल नंबर्स, लेकिन इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, सी। हमेशा वैल्यू आंसर क्या करने वाला है, ये सी आंसर करने वाला है। तो देखिए उस केस में जब हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे थे, आइडेंटिटी फंक्शन में हमारे पास डोमेन और कोडोमेन और रेंज तीनों आर थी, जबकि इस केस में हमारे पास डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है, लेकिन जो हमारा रेंज है इज ऑलवेज सी। ठीक हो गई बात। तो ऐसे ही अगर हमें ये बात करता है, मैं इसकी लिख देती हूँ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए ये चीजें। डोमेन इज आर, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो आर, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू कितने के आ जाएगी, सी के इक्वल। आई बात समझ में। तो मैपिंग मतलब ग्राफ जो बनना है जी ऑलवेज पासेस थ्रू सी, सी से ही जा रहा है वो। अब सी से ही जा रहा है, मतलब कैसे कह रही हूँ मैं ऐसा, मैं इस फंक्शन y इज इक्वल्स टू 0x प्लस सी भी तो लिख सकती हूँ। अब आपने बचपन में ग्राफ बनाने सीखे, मतलब x को इनफाइनाइट वैल्यूज दे दीजिए आप, आपको y हमेशा हाइट क्या मिलेगी, y इज इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू सी मतलब हाइट, हाइट या हाइट को रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू का मतलब जो भी है। अगर x को छोड़ दिया जाए, y इक्वल्स टू अगर हमें कोई कांस्टेंट मिल रहा है तो वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइट क्या है हमारी c है, तो c से ही पास होगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। अगला है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होगा जी, पॉलिनोमियल फंक्शन में हम जो फंक्शन लेंगे यहाँ पर, वो फंक्शन जो होगा वो कई टाइप का हो सकता है जी। उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या कैसा ही भी हो सकता है। तो इसमें हम अगर क्या कर लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को का फंक्शन हमें, ग्राफ हमें पता चल जाए, तो जो बाई क्वाड्रेटिक है वो सिमिलर टू क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं वो ऑड पावर्स वाले फंक्शन की तरह ही होते हैं। मतलब अगर मैं एक्स क्यूब का ग्राफ खींचूं, वो x5 के ग्राफ, x की पावर 5 के ग्राफ जैसा होगा, या x की पावर 7 जैसा, मतलब ये सारे ग्राफ सिमिलर होते हैं। और x स्क्वायर, x की पावर 4, ये वाले ग्राफ्स हमारे सारे सिमिलर होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शन की। अगर मैं बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का, अगर मेरे पास, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हमारे पास क्या है, जब जहां से हमारे पास डिग्रीज बढ़ने लग जाती हैं, पावर्स बढ़ने लग जाती हैं, हम कहते हैं वो पॉलिनोमियल शुरू हो गया। सारे पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ा, हमने लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया। कांस्टेंट क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का। अब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का मतलब एक्स की जगह पर मैं -1 और +1 दोनों रखूंगी, तो भी मेरी वैल्यू y की वैल्यू 1 आने वाली है। मतलब -1 पे भी ये इमेज दे रहा है 1, और 1 पे भी इमेज दे रहा है 1, -2 पे भी इमेज दे रहा है 4, 2 पर भी इमेज दे रहा है 4। तो जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शन की बात आती है, तो ये फंक्शन जो होता है वो यू टाइप का फंक्शन होता है, पैराबोलिक फंक्शन होता है। यू टाइप के फंक्शन को हम पैराबोलिक बोलते हैं, और ये अपवर्ड पैराबोला होता है। अच्छा जी, अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना हमारे पास, तो x हमने अगर 0 रखा तो 0, y हमें 0 मिलेगा। देखिए अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर इज 0, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा मुझे। इमेज जो मिल रही है वो 0 ही मिल रही है। इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। लीजिए जी, हमने भी बात कर दी, हमने ये फंक्शन ड्रॉ किया और हमने कहा कि इसकी 2 पॉइंट्स पर सिमिलर इमेज है। 1 पर जो इमेज होगी -1 पे भी वही होगी, 2 पर जो होगी -2 पे भी वही होगी। तो इसका ग्राफ जो होगा वो यू टाइप का इसीलिए जाता है। आई समझ में। तो ये ग्राफ जो है मूव करता जा रहा है। ठीक हो गया, ये हमारी ओरिजिन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अब मैं कुछ भी वैल्यू रख सकती हूँ ना, सारे रियल नंबर में से सब में रिजल्ट देगा ये। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज
रियल नंबर। कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन भी हमारी पूरी की पूरी, कोडोमेन भी हमारी पूरी की पूरी रियल नंबर, लेकिन इमेजेस जो मिलेंगे हमें, इमेजेस मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर हम बात करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव। ये देख रहे हो आप, 0 to infinity मिल रहा है मुझे, ये 0 to infinity मिल रहा है मुझे, इमेज जो मिल रही है वो 0 to infinity मिल रही है, केवल आर पॉजिटिव मिल रहा है मेरे को आंसर में। तो ये देखिए इतना अंतर होता है हमारे, देखिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये इज द कोडोमेन हमारी रियल नंबर, डोमेन हमारी रियल नंबर, तो हमने कह दिया रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा, अगर मैम इसी में एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता? माइनस एक्स स्क्वायर होता तो बेटा ग्राफ जो होता वो कुछ इस तरीके से जा रहा होता, ओरिजिन से ही जाता लेकिन नीचे की तरफ को मुंह करके जाना होता, ओरिजिन से ही जाता लेकिन नीचे की तरफ को मुंह करके जाता, तो हमारा ग्राफ जो बनता इस तरीके से बनता। अच्छा, तो वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ अगर होगा तो, हाँ हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है ना, प्लस 3 मतलब मैंने फिर कहा आपसे हाइट है, ये 3 हाइट है, 3 हाइट कहीं यहाँ पर होती होगी, हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके के ग्राफ, हमें ग्राफ्स की ओरल मतलब हमें बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, हाँ ये ग्राफ इस तरीके से खेल रहा होगा या इस तरीके से इसकी बात हो रही होगी। तो ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शन की बात हो रही है। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ जो होता है वो किस तरीके से जाएगा? कुछ इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक हो गया? अगर मैं x की जगह पर 0 रखूंगी तो मुझे 0 रिजल्ट मिलेगा, तो 0 से तो इसने पास होना ही है। अगर मैं 1 रखूंगी तो आंसर 1 ही मिलना है, जब मैं 2 रखूंगी तो आंसर 8 मिलना है। तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ को बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया? और अगर मैं -1 रखूंगी तो मुझे -1 मिलेगा, -2 रखूंगी तो -8 मिलेगा। मतलब ये या तो +1 प्लस कोऑर्डिनेट में खेल रहा है या माइनस माइनस कोऑर्डिनेट में खेल रहा है, यहाँ और यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाता है। आगे बात समझ में? तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब कभी आपसे कोई कह दे कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ खींचो, तो आप 4 का ग्राफ खींचोगे वैसे ही एक्स स्क्वायर के टाइप का, लेकिन इसको थोड़ा सा फैला दोगे। और अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब थोड़ा सा फैलाना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ, तो इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो होता है ग्राफ जो होते हैं वो ईजी होते हैं अगर हमें उनकी बेसिक्स आ जाए। तो अब बात करेंगे अगली बारी हम, अगले लेक्चर में जो बात होने वाली है वो बाकी बचे हुए फंक्शंस की और उनके ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे।